देखिए ये यूपी टेट 2021 का पेपर है जो कि 23 जनवरी 2022 को हुआ था। देखिए इसमें हिंदी के 30 प्रश्न आए थे जो इस प्रकार है। देखिए जो इसमें हिंदी का पहला प्रश्न था वह ये था, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। देखिए हमें इसमें सही शब्द सही वर्तनी बतानी थी, अतः इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुग्रहित बिल्कुल सही है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अनुग्रहित की वर्तनी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। यहाँ पर हमें फिर शुद्ध शब्द यानी शुद्ध वर्तनी बतानी है। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पैतृक, पैतृक, पैतृक और पैतृक। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। पैतृक की वर्तनी बिल्कुल ठीक है, अतः पैतृक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शे ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। शा यानी श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जो श ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है। इचु यशाना तालु सूत्र से श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न आया था वे ये है, अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग है। अतः अत्यंत में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हमें यहाँ पर ये बताना है। देखिए अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है, अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 अति बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उपत्यका का क्या अर्थ है। उपत्यका का अर्थ है। देखिए ये प्रश्न बहुत बार यूपी टेट की परीक्षा में आया है। उपत्यका का जो अर्थ है वह है पर्वत के पास की भूमि। अतः यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उपत्यका का अर्थ पर्वत के पास की भूमि होता है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, किसी देश की भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। यानी इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। देखिए जो हिंदी भाषा है उसका प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए मॉरिशस देश में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है। देखिए सूरसागर जो है वह ब्रज भाषा की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सूरसागर की जो भाषा है वह ब्रज है। सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत किसने कविता किसकी लिखी है। देखिए वीरों का कैसा हो वसंत कविता वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में वीर रस का प्रयोग किया है और ये बहुत ही फेमस कविता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। देखिए इसके बाद आगे और समझते हैं। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, क्षत्रिय में कौन सा विशेषण है। देखिए हमें
क्षेत्रीय में विशेषण बताना है। अतः क्षेत्रीय में ना तो संख्यावाचक विशेषण है, ना सार्वनामिक विशेषण है, ना परिमाण बोधक विशेषण है। अतः क्षेत्रीय में जो विशेषण है वे गुणवाचक विशेषण है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में हमें समास बताना है। देखिए चौराहा शब्द में यानी 4 राहों का समूह, यानी 4 रास्तों का समूह। यहाँ पर 4 शब्द यानी संख्या का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक होगा। चौराहा में द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति यानी जो बोलकर अभिव्यक्त किया जाए, यानी जो मौखिक रूप से अभिव्यक्त किया जाए उसका रूप कौन सा है। देखिए नंबर फर्स्ट सुलेख 2 लिख कर होता है, शुद्ध वर्तनी भी लिख कर होता है, और श्रुत लेख सुनकर लिखने को कहते हैं। अतः आशु भाषण जो है वह मौखिक अभिव्यक्ति का बिल्कुल सही रूप है। अतः यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियां हैं, हमें यह बताना है। अतः हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वे 18 है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। अतः हमें सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताने हैं। देखिए सामाजिक शब्द में जो मूल शब्द है वह समाज है, और जो प्रत्यय हैं वे इक हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द समाज है और प्रत्यय इक हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। देखिए तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं वे अखिलेश है। अतः तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तद्भव पत्रिका का संपादन अखिलेश जी ने किया, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए शियार, ये पंक्ति किसकी है। देखिए 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए शियार, ये पंक्ति जगनी की है। अतः यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अतः 12 बरस लो कुकर जीवे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है, और ये जगनी की है। ये बहुत बार यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए इसके बाद 46 से 50 तक प्रश्न गद्यांश को पढ़कर उसके आंसर देने थे। देखिए जो गद्यांश था वह इस प्रकार था, ये गद्यांश है। देखिए इसके बाद और आगे गद्यांश है, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखिए इस प्रकार का पैसाज आया था, इसके कुछ प्रश्न आए थे। देखिए पहले इस पैसाज को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए इस तरह का पैसाज था। फिर इस पैसाज में से नीचे प्रश्न दिए थे जो बहुत ही आसान थे। देखिए जैसे घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इस पैसाज में से ये प्रश्न पहला आया था। तो घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय हैं वे अक्कड़ है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमें घुमक्कड़ में जो प्रत्यय होता है वे अक्कड़ होता है। इसी तरह देखिए अगला जो प्रश्न आया था वह था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह वैशाली में हुआ था। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। अतः ऊपर अगर आप पैसाज पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, हमें यह बताना है। स्वच्छंद में हमें
सा व्यंजन संधि है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि स्वच्छंद में ना तो दीर्घ संधि है, ना विसर्ग और ना ही गुण, इसलिए स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। के बाद देखिए अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्ध तत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। देखिए इस प्रश्न में महात्मा बुद्ध ने जब बुद्ध तत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ये हम ऊपर पैसाज यानी ऊपर दिए गए पैराग्राफ में हमें मिल जाएगा जब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। देखिए हमें यह बताना है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। यह भी ऊपर पैराग्राफ में आया हुआ है। श्रुति धर्म का जो अर्थ है वे वैदिक धर्म है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर पैराग्राफ में श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म बताया गया है। अतः यहाँ पर ये पैराग्राफ से 46 से 50 तक के प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बाद आगे और प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, अज्ञे का उच्चारण स्थान होता है। अज्ञे का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए अज्ञे का जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिका होता है, क्योंकि इन शब्द का उच्चारण जो होता है वह नासिका से होता है, क्योंकि ये पंचम स्वर है और पंचम स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिका से होता है। इसलिए गे का जो उच्चारण स्थान है वह नासिका है, गे का जो स्थान नासिका है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। देखिए 4 गज क्या है। 4 गज एक परिमाण है, इसलिए 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। अतः हमें पता चल रहा है कि जो 4 गज है वह एक प्रकार का परिमाण है, इसलिए यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण है। अतः ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, समास का विलोम क्या है। देखिए हमारे से विलोम शब्द में ये पूछा गया है कि समास का विलोम क्या है। देखिए जो समास का विलोम होता है वह व्यास होता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखिए इसके बाद अगला शब्द, सुन का तत्सम रूप क्या है। हमें सुन का तत्सम रूप बताना है। देखिए ये तद्भव और तत्सम में से आया है। जो सुन का तत्सम रूप होता है वह शून्य होता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। देखिए हमें आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है ये बताना है। अतः आँख की किरकिरी होने का अर्थ ए प्रिय लगना है। देखिए आँख की किरकिरी होना यानी आँखों में चुभना, यानी आँखों को ए प्रिय लगना, यानी जो चीज़ आँखों को किरकिरी देती है वह ए प्रिय लगती है, इसलिए यहाँ पर ए प्रिय लगना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अकाल का पर्यायवाची है। हमें बताना है अकाल का क्या पर्यायवाची है। ये पर्यायवाची जो है वे दुर्भिक्ष है। अतः दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। हमें मिश्र वाक्य बताना है। देखिए मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जहाँ पर दो वाक्य आपस में, दो उपवाक्य आपस में मिले होते हैं, ठीक वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों उपवाक्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये एक मिश्र वाक्य है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है।
देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वह अप्रत्याशित, यानी जिसकी पूर्व से आशा ना की जाए वह होता है अप्रत्याशित। ये अनेक शब्दों के एक शब्द में से आया है। ठीक, जिसकी पूर्व से कोई आशा न की जाए वह अप्रत्याशित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा वाक्य है? अतः मुझसे उठा नहीं गया इसमें भाववाच्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने भाव बताया है कि मुझसे उठा नहीं गया, यानी उसके अंदर उठने की ताकत नहीं थी, उसका इस तरह का हाव भाव था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भाववाच्य है। के बाद देखिए नंबर लास्ट प्रश्न, निष्कपट का संधि विच्छेद बताइए। देखिए निष्कपट यहाँ पर आधा शा आया है, आधा शा आया है, यानी पटपटा शा आया है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, निहि प्लस कपट। अतः निहि प्लस कपट को मिलाकर निष्कपट बनता है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट 2022 के पेपर में आए थे, जो कि 23 जनवरी को हुआ था। धन्यवाद।